स्वागत है आपका सार कंसेप्ट्स में। इस बार हमारी कोशिश होगी भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री को समझने की, इसके शुरुआत से लेकर वर्तमान तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द प्रेजेंट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इतिहास क्या था। शुरू करते हैं एक प्रश्न के साथ। इस प्रश्न का पूछना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यदि हम इंडियन हिस्ट्री को इसके बिगिनिंग, इसके शुरुआत से समझना चाहते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन? भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मनुष्य कौन था? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मुझे आपको लेकर चलना होगा 60 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली में। लगभग 60 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली में एप्स, वानरों का एक छोटा समूह पेड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त अफ्रीका के पर्यावरण में कुछ व्यापक बदलाव हो रहे थे। जंगल सिकुड़ रहे थे, जंगलों का घनत्व घट रहा था और इन जंगलों की जगह लेने लगे थे बड़े बड़े मैदान, ग्रासलैंड्स। तो अच्छे भोजन की तलाश में कुछ एप्स अपने प्राकृतिक निवास पेड़ों से उतरकर मैदानों में आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ इन एप्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकासकारी बदलाव, एवोल्यूशनरी चेंज आता है, बाइपीडल लोकोमोशन। धीरे धीरे ये एप्स अपने सहज प्रकृति, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के विपरीत 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलना शुरू कर देते हैं और इसी नई क्षमता को बाइपीडल लोकोमोशन का नाम दिया गया। 2 पैरों पर चलने वाले इन एप्स को हम एक अलग श्रेणी में रखते हैं, एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। इन्हें हम कहते हैं होमोनिन्स। और यही होमोनिन्स बाद में सारे ह्यूमन रेस, सारे ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर बनेंगे। ठीक है, 2 पैरों पर चलने का प्रभाव यह हुआ कि इन होमोनिन्स के दोनों हाथ फ्री हो गए। पहले इन हाथों का इस्तेमाल ये एक डाल से दूसरे डाल में जाने के लिए करते थे, लेकिन अब ये फ्री थे और अपने इन्हीं हाथों से ये होमोनिन्स लगभग 25 लाख साल पहले टूल्स बनाना शुरू करेंगे। मानव इतिहास में बाइपीडल लोकोमोशन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विकासकारी बदलाव, एवोल्यूशनरी चेंज था पत्थरों से सिंपल टूल्स बनाने की क्षमता का विकास करना। ये टूल मेकिंग होमोनिन्स बाद में 3 अलग अलग प्रजातियों में बढ़ जाते हैं, होमो इरगेस्टर, होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस। लगभग 1 मिलियन साल पहले, मतलब लगभग 10 लाख साल पहले, होमो इरगेस्टर और होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करना शुरू करते हैं, कुछ इस तरह, और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो यहां हमें स्टोन टूल्स मिले हैं जो 5 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मतलब 5 लाख साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में टूल मेकिंग होमोनिन्स मौजूद थे और ये टूल मेकिंग होमोनिन्स कोई और नहीं बल्कि होमो इरेक्टस ही थे। हाल ही में हमें एक फॉसिल एविडेंस भी डिस्कवर किया है जो इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में होमो इरेक्टस मौजूद थे। 1982 में एक जियोलॉजिस्ट अरुण सोनाकिया ने नर्मदा वैली के हथनोरा विलेज में लगभग 2.5 लाख साल पुराना एक फॉसिलाइज्ड ह्यूमन स्कल डिस्कवर किया। क्योंकि इस फॉसिल को नर्मदा वैली में डिस्कवर किया गया था, इसलिए इस जीवाश्म का नाम रखा गया नर्मदा मैन। बाद में इस बात की पुष्टि कर दी गई कि नर्मदा मैन एक होमो इरेक्टस का ही फॉसिल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहला मनुष्य था वो एक होमो इरेक्टस था। अभी तक मैं होमो इरेक्टस के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में हमारा जो फोकस है वो
हमारे खुद के इतिहास को समझना, ठीक है, और हम जिस प्रजाति से बिलोंग करते हैं उस प्रजाति का नाम है होमोसेपियंस। तो क्या होमोसेपियंस और होमो इरेक्टस एक ही है, या होमो इरेक्टस ही बाद में होमोसेपियंस बन गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस के संबंध को समझाने के लिए हमें बायोलॉजी का सहारा लेना होगा। देखिए, होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रजाति हैं, लेकिन ये दोनों स्पीसीज, ये दोनों प्रजाति एक ही जीनस से बिलोंग करती है, जीनस होमो। होमो ये हमारे जीनस का नाम है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये जीनस क्या है। देखिए, बायोलॉजी में जीनस शब्द का अर्थ एक कैटेगरी से है। जीनस एक कैटेगरी होता है जहां हम वैसे स्पीसीज को, वैसे प्रजातियों को एक साथ रखते हैं जिनके बीच काफी सिमिलैरिटीज हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीनस के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट प्रजातियों का एक कॉमन एंसेस्टर होता है, एक कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर होने का क्या मतलब है, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। टाइगर, लायन और लियोपार्ड। एक मिनट, यस, हाँ, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज हैं, तीन अलग अलग प्रजातियां। जैसे हमारा साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है, उसी तरह एक टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, एक लायन का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा लियो, एक लियोपार्ड का साइंटिफिक नाम है पैंथेरा पार्डस। इन तीनों के साइंटिफिक नेम में एक शब्द कॉमन है और वो शब्द है पैंथेरा। ठीक है, मतलब ये तीनों प्रजातियां, ये तीनों डिफरेंट स्पीसीज जो दिखने में और बहुत सारी चीजों में आप एक दूसरे से काफी अलग हैं, सिमिलैरिटीज भी है लेकिन काफी अलग है, तो ये तीनों डिफरेंट स्पीसीज एक ही जीनस से बिलोंग करती है, जीनस पैंथेरा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक ही जीनस से बिलोंग करने का मतलब है इन तीनों स्पीसीज का कभी ना कभी कोई कॉमन एंसेस्टर जरूर हुआ होगा। एक कॉमन एंसेस्टर जो ना तो टाइगर होगा, ना तो लायन और ना तो लियोपार्ड। इमेजिन करिए कि इस कॉमन एंसेस्टर के कभी 3 डॉटर हुए होंगे, डॉटर ए, डॉटर बी और डॉटर सी। और इन तीनों डॉटर्स ने, इस कॉमन एंसेस्टर के इन तीनों डॉटर्स ने 3 अलग अलग विकास क्रम, एवोल्यूशनरी पाथ को चुना। एक विकास क्रम से बना आज का टाइगर, एक से लायन और एक से लियोपार्ड। प्रकृति का एवोल्यूशनरी प्रोसेस कुछ इसी तरह से काम करता है। एवोल्यूशन की यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है, हम भी इसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस का नतीजा है। तो अगर हम बात करें हमारे अपने कॉमन एंसेस्टर की, तो वो ईस्ट अफ्रीका में पाया जाने वाला कोई एप होगा जिसने लगभग 60 लाख साल पहले एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया हो, पेड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आने का डिसीजन, जिसने सबसे पहले 4 की जगह 2 पैरों पर चलना शुरू किया हो। इसी एप से बाद में चलकर पूरे जीनस होमो का विकास होगा। और लगभग 25 से 10 लाख साल पहले इस जीनस होमो में कई नई प्रजातियां जुड़ती हैं, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरकेस्टर, होमो इरेक्टस। इनके अलावा और भी प्रजातियां थी, होमो निएंडरथल्स, होमो डेनिसोवा। ये सभी ह्यूमन बीइंग्स की डिफरेंट स्पीसीज थी। ठीक है, जैसे पैंथेरा जीनस का डिफरेंट स्पीसीज है, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, उसी तरह जीनस होमो के ये डिफरेंट स्पीसीज थे। लेकिन ये सभी स्पीसीज आज एग्जिस्टेंस में नहीं है।
आज इनमें से कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसे हम समझेंगे थोड़ी देर में। लगभग 4 लाख साल पहले जीनस होमो में एक और नए स्पीसीज, एक और नए प्रजाति का विकास होता है। ये वो प्रजाति थी जिससे हम सब बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस। तो आप देख सकते हैं होमो सेपियंस कि इस स्पीसीज का विकास बाकी सारे ह्यूमन स्पीसीज के बाद हुआ, सबसे लेट। ठीक है। और लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस की ये स्पीसीज, ये प्रजाति अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करना शुरू करती है और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाती है, विश्व के हर कोने में पहुंच जाती है। मतलब आज से 70,000 वर्ष पहले पृथ्वी में कम से कम 6 डिफरेंट ह्यूमन स्पीसीज सरवाइव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करना शुरू करते हैं, ये सारे ह्यूमन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और 10,000 BC आते आते पूरे पृथ्वी पर जीनस होमो का एक ही स्पीसीज सरवाइव कर रहा होता है और वो है होमो सेपियंस। और आज भी ये सत्य है, आज पूरे पृथ्वी पर जीनस होमो का सिर्फ एक ही स्पीसीज है, होमो सेपियंस। बाकी जितने स्पीसीज थे वो सब एक्सटिंक्ट हो गए। ये जो दूसरे ह्यूमन स्पीसीज हैं, होमो इरेक्टस, होमो इरगैस्टर, होमो हैबिलस, इनके एक्सटिंक्शन को समझाने के लिए कई थ्योरीज दी गई। लेकिन जिस थ्योरी को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है वो है रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी के अनुसार जैसे जैसे होमो सेपियंस बाकी कॉन्टिनेंट में स्प्रेड करते गए, वहां रह रहे दूसरे ह्यूमन स्पीसीज और होमो सेपियंस के बीच भोजन, क्षेत्र और संसाधन को लेकर एक संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में जीत जो है वो होमो सेपियंस की हुई और इस तरह धीरे धीरे बाकी ह्यूमन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। ये जो मैप है ये 70,000 वर्ष पूर्व शुरू हुए होमो सेपियंस के माइग्रेशन के संभावित रूट्स, दिशाओं को दर्शाता है। आप देख सकते हो भारतीय उपमहाद्वीप में होमो सेपियंस प्रवेश करते हैं 2 अलग अलग दिशाओं से और 2 अलग अलग पीरियड्स, समय अवधि में। होमो सेपियंस का एक समूह 50,000 वर्ष पूर्व भारतीय मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। एक और समूह लगभग 30,000 वर्ष पूर्व समुद्री रास्ते होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए सीधे साउथ इंडिया में प्रवेश करता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द अर्लीस्ट ह्यूमन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज फ्रॉम अफ्रीका। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मनुष्य, पहला होमो सेपियंस अफ्रीका से आया था। अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे 2005 में शुरू किया गया। द जीनोग्राफिक प्रोजेक्ट। नेशनल जियोग्राफिक चैनल और IBM ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को 2005 में लॉन्च किया। द जीनोग्राफिक प्रोजेक्ट का उद्देश्य, लक्ष्य था एंशिएंट ह्यूमंस के माइग्रेशनल हिस्ट्री का पता लगाना। कैसे? आज के प्रेजेंट ह्यूमंस के DNA को एनालाइज करके। इस अनुसंधान का नेतृत्व कर रहे थे रिनाउंड जेनेटिसिस्ट स्पेंसर विल्स। भारत में इस प्रोजेक्ट को डॉक्टर रामासामी पिच्चापन के अंतर्गत चलाया जा रहा था। इस रिसर्च में भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के DNA को कलेक्ट करके उसे एनालाइज किया गया। DNA कलेक्शन और एनालिसिस के इसी क्रम में डॉक्टर रामासामी पिच्चापन तमिलनाडु के एक गांव केल्लार पहुंचते हैं। इस गांव में उन्हें वीरुमंडी नामक व्यक्ति के DNA में एक खास जीन मिलता है, जीन M130। यह जीन खास है क्योंकि यह जीन उन एंशिएंट ह्यूमंस, उन एंशिएंट होमो सेपियंस में भी पाया जाता था जिन्होंने 70,000 वर्ष पहले अफ्रीका से माइग्रेट करना शुरू किया। ठीक है। यह जीन उन एंशिएंट ह्यूमंस,
होमोसेपियंस में भी पाया जाता था, जिन्होंने 70,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से माइग्रेट करना शुरू किया। तो वीरूमंडी में जीन M130 का मिलना इस बात का सबूत है कि उसके पूर्वज अफ्रीका से आकर भारत में बसे थे। ठीक है, तो इस तरह हमने जाना कि भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले पहले मनुष्य कौन थे, कहां से आए थे और कब आए थे। अब भारतीय इतिहास को हम एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि मनुष्य लगभग 25 लाख साल पहले स्टोन टूल्स बनाना शुरू करता है। इसके बाद के समय को हम स्टोन एज कहते हैं, पाषाण युग। और पूरे पाषाण युग, पूरे स्टोन एज को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पेलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, हिंदी में पूरा पाषाण काल। मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, हिंदी में मध्य पाषाण काल। और नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, हिंदी में नवपाषाण काल। इन तीनों स्टोन एजेस में सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो स्टोन एज था वो है पेलियोलिथिक स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। इसलिए पेलियोलिथिक स्टोन एज को हम 3 और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। अगर भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में स्टोन एज की बात करें तो यहां पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज की शुरुआत लगभग 5 लाख साल पहले होती है, जो 3000 BC तक चलती है। हमने 5 लाख साल इसलिए चुना क्योंकि इतने ही समय पहले भारतीय उपमहाद्वीप में होमो इरेक्टस का आगमन हो जाता है। इस काल में रह रहे लोगों के जीवन शैली की यदि हम बात करें तो पेलियोलिथिक एज में लोग एक हंटर गैदरर की जिंदगी जीते थे, शिकारी और खोजी की जिंदगी, बड़े जानवरों का शिकार करना और जंगली कंदमूल इकट्ठा करना। इस काल में लोग पत्थर के सरल औजार, सिंपल टूल्स बनाते थे और या तो ये खुले में रहते या तो गुफाओं में रहते। ठीक है, लोअर पेलियोलिथिक एज से जुड़े साक्ष्य हमें पाकिस्तान के सोन वैली में मिलते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो चेन्नई के आसपास हमें एविडेंस मिले हैं लोअर पेलियोलिथिक एज के। मिडिल पेलियोलिथिक एज के एविडेंस हमें महाराष्ट्र के पटने और निवासा इलाकों में मिले हैं। अपर पेलियोलिथिक एज के एविडेंस हमें मिले हैं मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। इन साइट्स के अलावा और भी कई साइट्स हैं जिन्हें आप इस मैप में देख सकते हैं, जहां हमें लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक एज के एविडेंस मिले हों। ये कुछ केव पेंटिंग्स हैं जो हमें भीमबेटका में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आते हैं मेसोलिथिक एज में, मिडिल स्टोन एज। इस पीरियड में नए स्टोन टूल्स अपीयर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोलिथ। इंपॉर्टेंट है, मेसोलिथिक एज में न्यू स्टोन टूल्स अपीयर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोलिथ। ये जो टूल्स हैं माइक्रोलिथ, साइज में ये काफी छोटे होते हैं, शार्प होते हैं और इनका क्वालिटी काफी सुपीरियर होता है पेलियोलिथिक एज के कंपैरिजन में। ठीक है, माइक्रोलिथ के सबसे पहले एविडेंस हमें श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले एविडेंस। इंडिया में भी कई साइट्स हैं जहां हमने माइक्रोलिथ टूल्स डिस्कवर किया है। इन साइट्स के नाम आपके स्क्रीन पर है। मेसोलिथिक एज के लोगों की जीवन शैली की अगर हम बात करें तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जानवरों को पालतू बनाना इस एज में शुरू हो गया था। इस एज के लोगों ने जानवर्स को, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। इस बात के साक्ष्य के रूप में हमें बहुत सारे बोन्स, हड्डियां मिली हैं एनिमल्स के, जिन्हें हम मेसोलिथिक एज का मानते हैं। ठीक है, दूसरी बात, बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, पुनर्जीवन में विश्वास। हमें कई बरियल साइट्स मिले हैं, दफन स्थल मिले हैं जहां पर लोगों को स्टोन से बने विभिन्न सामग्रियों के साथ दफनाया गया हो। तो मेसोलिथिक एज के लोग जो हैं
आफ्टर लाइफ, पुनर्जीवन में बिलीव करते थे। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेसोलिथिक एज से जुड़ी, वो ये कि इस पीरियड में, इस एज में हम एक शिफ्ट इन हैबिटाट देखते हैं। लोगों के निवास स्थान में बदलाव हम देखते हैं। देखिए, पेलियोलिथिक एज में लोग नदियों के किनारे रहते थे। ठीक है, क्योंकि नदियों में उन्हें पेबल्स, स्टोन मिलता, जिनसे वे स्टोन टूल्स बना सकते थे। लेकिन नदियों में मिलने वाले स्टोन्स, पेबल काफी हार्ड होते, इनसे माइक्रोलिथ जैसे छोटे शार्प टूल्स का निर्माण नहीं हो सकता था। माइक्रोलिथ को बनाने के लिए आपको ऐसे स्टोन चाहिए जिन्हें आप आसानी से तोड़ सके, शार्प कर सके। ऐसे स्टोन्स का एग्जाम्पल है क्वार्ट्स, शेड्स। ठीक है, और ये स्टोन्स आपको हिली एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज में ही मिलेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेसोलिथिक एज के लोग क्योंकि माइक्रोलिथ का निर्माण करते थे, इसलिए वे लोग रिवर्स के साथ साथ हिली और फॉरेस्टेड एरिया में भी रहा करते थे। ठीक है, तो शिफ्ट इन हैबिटाट ये इंपॉर्टेंट फीचर है मेसोलिथिक एज के लोगों के जीवन शैली का। अब आते हैं हम नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एरा में, नवपाषाण युग। टूल्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इस एज में जो टूल्स है वो काफी एफिशिएंट हो गए। लेकिन नियोलिथिक एज को ध्यान दीजिएगा, लेकिन नियोलिथिक एज को, नवपाषाण युग को टूल्स के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के लिए जाना जाता है। एक ऐसी घटना जिसने मानव इतिहास के रुख को बदल कर रख दिया। आज हम अपने इर्द गिर्द जिस दुनिया को देख रहे हैं, इसकी नींव नियोलिथिक एज में घटी इसी घटना ने रखी। नियोलिथिक एज को इसीलिए नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या था। लगभग 10,000 साल पहले पृथ्वी का अंतिम शीत युग अपने चरम पर था। मैंने अंतिम शीत युग, अंतिम आइस एज इसलिए कहा क्योंकि पृथ्वी का अपना एक जलवायु चक्र है, अपना एक क्लाइमेटिक साइकिल है, जहां एक आइस एज के बाद एक वार्म एज आता है, उसके बाद फिर आइस एज आता है। आप इस टाइमलाइन को देखिए। इस टाइमलाइन में लाल रीजन जो है, रेड रीजन है, वो दिखाता है वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन को, और जो ब्लू रीजन है वो दिखाता है कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, एक आइस एज को। तो आप देख सकते हैं कि एक वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन के बाद एक आइस एज आता है, फिर एक वार्म क्लाइमेट, फिर आइस एज, फिर एक वार्म क्लाइमेट। तो ये साइकिल की तरह चलते रहती है। तो 10,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी का लास्ट आइस एज जो है वो खत्म हो रहा था। ठीक है, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा था, बर्फ पिघलने के कारण नई जमीन बाहर आ रही थी, पेड़ पौधे बढ़ने लगे थे, चारों ओर हरियाली थी। इस दौरान दुनिया के 4 से 5 क्षेत्रों में रह रहे लोगों, मनुष्यों के जीवन शैली में एक व्यापक बदलाव आता है। इस दौरान आइस एज खत्म हो रहा है। इस दौरान दुनिया के 4 से 5 क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जीवन शैली में एक व्यापक बदलाव आता है। इन क्षेत्रों में रह रहे ये लोग हंटिंग गैदरिंग छोड़कर फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब 10,000 वर्ष पहले नवपाषाण युग के दौरान इन क्षेत्रों में मानव द्वारा सबसे पहले कृषि, एग्रीकल्चर का विकास किया जाता है। एग्रीकल्चर का मतलब है एनिमल्स और प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना। पौधों की कुछ प्रजातियां जैसे व्हीट, राइस, मेज, ये पहले जंगलों में प्राकृतिक रूप से कहीं भी उगा करती थी। लेकिन एग्रीकल्चर के विकास के बाद हमने इन जंगली पौधों को नियंत्रित रूप से अपने आवश्यकता के अनुसार उगाने और बढ़ाने की कला सीखी। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब हमने प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो हमें
कई नियोलिथिक साइट्स मिले हैं जहां पर कृषि, एग्रीकल्चर से जुड़े गतिविधियां, एक्टिविटीज होने के साक्ष्य है। इन सारे नियोलिथिक साइट्स को जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो लोकेशन है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, बोलोन रिवर के पास बलूचिस्तान में पाया जाता है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है वो है मेहरगढ़। हमें यहां पर एग्रीकल्चर के होने का सबूत मिला है। दूसरा जो लोकेशन है वो है कश्मीर और पाकिस्तान की स्वैट वैली। यहां जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है बुरजहाम एंड गुफरकल। तीसरा लोकेशन हमें गैंगेटिक बेसिन में देखने को मिलता है जो स्ट्रेच करती है पूरे ईस्टर्न इंडिया तक। यहां पर कोल्डी हवा और चिरांद जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। चौथा लोकेशन जो है वो साउथ इंडिया में है और यहां जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो है उटनूर। तो भारतीय उपमहाद्वीप में नियोलिथिक साइट्स के ये 4 लोकेशंस हैं। इनमें हर जगह एग्रीकल्चर के होने का एविडेंस मिलता है। ये एविडेंस कुछ इस प्रकार है: मड बिल्ट स्ट्रक्चर्स, मिट्टी से बने घर और दूसरी संरचनाओं के अवशेषों का मिलना। हमें इन साइट्स में बार्ली, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स, इनके सीड्स मिले हैं। हमें इन जगहों में डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहां के लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चरल सोसाइटीज और साइट्स का मिलना। चलिए यहां पर हम अपने ट्रैक को थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन में एक घनिष्ठ संबंध है। एग्रीकल्चर ही वो आधार है जिसके ऊपर सभ्यता का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार कृषि, एग्रीकल्चर ने सभ्यता, सिविलाइजेशन को जन्म दिया। एग्रीकल्चर के आने से मनुष्य के जीवन में 2 महत्वपूर्ण बदलाव आए। पहला, सेटल्ड लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं, खेती एक कठिन कार्य है, फार्मिंग एक डिफिकल्ट एक्टिविटी है और एक फसल को तैयार करने के लिए महीनों की कड़ी मेहनत लगती है। लोगों को एक ही जगह रहकर अपने खेत, अपने फसल की देखभाल करनी पड़ती है। मतलब एग्रीकल्चर के आने का सबसे पहला प्रभाव यह पड़ा कि मनुष्य हंटर गैदरर की जिंदगी छोड़कर एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था सरप्लस प्रोडक्शन। एक किसान जब खेती करता है तो वो अपने खुद के जरूरत से कई गुना ज्यादा अनाज उगा सकता है। मतलब एक कृषक, एक फार्मर अपने साथ साथ कई लोगों के लिए भोजन सुनिश्चित करने में सक्षम होता है। हंटर गैदरर सोसाइटी में ऐसा नहीं था, हर किसी को अपना भोजन खुद ढूंढना पड़ता। तो सरप्लस प्रोडक्शन होने से लोगों की फूड कंसर्न रिलीव्ड हो जाती है। मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण फूड ढूंढने, उसे इकट्ठा करके रखने की चिंता खत्म हो जाती है। समाज के हर व्यक्ति को अपने फूड का इंतजाम खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। समाज का एक बड़ा हिस्सा अपने खाद्यान्न, अपने फूड की जरूरत के लिए अब किसान, फार्मर पर निर्भर हो सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के आने के बाद मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब मनुष्य अपनी भोजन की आवश्यकता को इतनी आसानी से पूरा कर पा रहा था। पहले हंटर गैदरर सोसाइटी में सारा का सारा दिन खाने की खोज में बीत जाता था। मनुष्य का हर दिन का एक ही लक्ष्य होता, अपना पेट भरना। लेकिन एग्रीकल्चर ने यह सब कुछ बदल कर रख दिया। कृषकों, फार्मर्स का एक समूह पूरे समाज के लिए भोजन उत्पादन करने लगा।
समाज के बाकी सदस्यों के पास अब खाली समय था, वे इस खाली समय का उपयोग गैर कृषि कार्यों, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को करने में लगाने लगे। ठीक है, कोई क्राफ्ट्समैन बन गया, कोई वीवर बुनकर बन गया, तो कोई पॉटर कुम्हार बन गया। धीरे धीरे समाज में कई सारी वस्तुओं का निर्माण होने लगा। नई वस्तुओं के साथ साथ नई आवश्यकताओं का भी सृजन हुआ। फिर धीरे धीरे इन वस्तुओं की अदला बदली शुरू हुई। बुनकर किसान को अनाज के बदले कपड़े देने लगा, कुम्हार ने कपड़े के बदले मिट्टी के बर्तन दिए, और फिर धीरे धीरे ये छोटे छोटे लेन देन बड़े व्यापार में तब्दील हो गए। समाज में ट्रेड और कॉमर्स की शुरुआत हुई। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव है सेटल्ड लाइफ, स्थायी जीवन। स्थायी जीवन की शुरुआत एक परिवार के साथ होती है। धीरे धीरे कई परिवार साथ आते हैं और एक समुदाय, कम्युनिटी की स्थापना होती है। तो सेटल्ड लाइफ मतलब कम्युनिटी लाइफ, सामूहिक जीवन। लेकिन सामूहिक जीवन के अपने कुछ समस्याएं हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं। एक कम्युनिटी लाइफ के अंतर्गत हमें कलेक्टिव डिसीजन, सामूहिक निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। सामूहिक निर्णय का मतलब ऐसे निर्णय से है जो पूरे समूह के लिए हो। अब बात है कि इन निर्णयों को कौन लेगा। यहां पर आवश्यकता पड़ती है एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की, एक राजनीतिक सत्ता की। ठीक है, एक ऐसी अथॉरिटी जो कलेक्टिव डिसीजन लेने में सक्षम हो और इन डिसीजंस को लागू करने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, कानून बना सके। तो हम देखते हैं कि हमने सिंपल एग्रीकल्चर से शुरुआत की और हम ट्रेड, कॉमर्स, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज तक पहुंच गए। और एक ऐसा जीवन जहां ट्रेड, कॉमर्स हो, जहां लॉज, रूल्स, रेगुलेशन हो, वैसे लाइफ को हम कहते हैं अर्बन लाइफ। ठीक है, और अर्बन लाइफ का मतलब सिटी लाइफ से होता है, और सिटी लाइफ को ही हम सिविलाइजेशन कहते हैं। आज के समय में हम सिविलाइजेशन को कल्चर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये गलत है। हम बात करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, ईस्टर्न सिविलाइजेशन की, लेकिन सिविलाइजेशन का सही अर्थ, असली अर्थ एक सिटी लाइफ से है, एक अर्बन लाइफ से है, एक ऐसे लाइफ स्टाइल जिसकी पहचान होती है ट्रेड, कॉमर्स से, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज के साथ। तो धीरे धीरे एक सिंपल एग्रीकल्चरल सोसाइटी एक सिविलाइजेशन में तब्दील हो सकती है। यहां पर हम एक रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन देख रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन, ये बदलाव हर एग्रीकल्चरल सोसाइटी में नहीं होता। कुछ ही एग्रीकल्चरल सोसाइटी इस बदलाव को कर पाते हैं। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी होने के एविडेंस हमें इन 4 क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इन 4 क्षेत्रों में सिर्फ हम इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब सिर्फ इंडस रीजन में ही इस ट्रांजिशन, इस बदलाव को देख पाते हैं। इस रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन को हम देख पाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल सोसाइटी से सिविलाइजेशन में बदलने की प्रक्रिया को सिर्फ हम इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में स्थित इंडस रीजन में ही देख पाते हैं। ठीक है, तो रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन है, ये जो चेंज है, बदलाव है, ये मुख्यतः लोगों के जीवन शैली का बदलाव है। ठीक है, और बदलाव का अर्थ है मौजूदा चीजों को और अधिक उत्कृष्ट बनाना और बेटर बनाना। ठीक है, जैसे लोगों के जीवन शैली के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कल्चर, हाउसिंग टाइप, पॉटरी स्टाइल, टूल्स। ठीक है, रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन का मतलब है इन चीजों को और अधिक उत्कृष्ट और अधिक रिफाइंड, बेटर बनाना।
ये जो ट्रांजिशन है, ये जो बदलाव है, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। भारत के संदर्भ में हम इस प्रक्रिया को 3 अवधियों, 3 फेजेस में विभाजित करते हैं। जो पहला फेज है 7000 से 4500 बीसी तक, इसे हम बलूचिस्तान फेज कहते हैं। ठीक है। दूसरी अवधि, दूसरा फेज 4500 बीसी से 3500 बीसी तक, इसे हम एज ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। इस दौरान रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तीसरी अवधि, तीसरा फेज 3500 से 2600 बीसी तक, इसे हम भारतीय संदर्भ में अर्ली हड़प्पन फेज कहते हैं। यह जो फेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां हमें आने वाले एक सिविलाइजेशन की झलक साफ दिखाई देती है। अगर यह फेज आ गया तो हम समझ जाएंगे कि एक सिविलाइजेशन बनने वाला है। ठीक है। एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन के पूर्ण रूप से विकसित होने से जस्ट पहले का यह फेज है। मतलब अर्ली हड़प्पन फेज के एंड के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होगी। अर्ली हड़प्पन फेज से जुड़े बहुत सारे साइट्स भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं, जैसे बलूचिस्तान में मेहरगढ़, सिंध में अमरी और कोट दीजी, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में कालीबंगन। इन अर्ली हड़प्पन फेज से जुड़े इन साइट्स का मिलना इस बात का सबूत है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास मौलिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। लेकिन अर्ली हड़प्पन साइट्स के डिस्कवरी से पहले अवधारणा कुछ और थी। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्ली हड़प्पन साइट्स के डिस्कवरी से पहले जो अवधारणा थी वो कुछ और थी। 1920 के दशक में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदारो और हड़प्पा की खोज की और अधिक खुदाई के बाद यह पता चला कि हड़प्पा और मोहनजोदारो एक बहुत ही विकसित एडवांस्ड नगर सिटी के अवशेष थे। क्योंकि उस वक्त हड़प्पा और मोहनजोदारो के अलावा कोई और साइट डिस्कवर नहीं किया गया था, तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि हड़प्पा और मोहनजोदारो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के आउटपोस्ट थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदारो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ही अंग थे भारतीय उपमहाद्वीप में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अवधारणा बदलती है। ठीक है। बहुत सारे नए साइट्स को डिस्कवर किया गया। इनमें से कुछ साइट्स थे जैसे कालीबंगन, अमरी, कोट दीजी, मेहरगढ़। ठीक है। इन साइट्स में हमें अर्ली हड़प्पन फेज को साफ साफ देखने को मिला। कालीबंगन, अमरी, कोट दीजी और मेहरगढ़ यहां अर्ली हड़प्पन फेज को दर्शाते हैं। ये जो साइट्स है ये अर्ली हड़प्पन फेज को दर्शाते हैं। फिर बाद में हमें इन सारे साइट्स के बीच काफी सिमिलैरिटीज भी देखने को मिली। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदारो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के आउटपोस्ट नहीं थे, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में मूल रूप से विकसित हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही हिस्सा थे। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदारो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के पार्ट नहीं थे। अर्ली हड़प्पन साइट्स की डिस्कवरी इस बात को प्रूव करती है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो एक मूल रूप से विकसित हुए सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका हिस्सा थे। ठीक है। और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया।